हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारपन एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10 साइंस और वो भी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जी हाँ बच्चों, बच्चों के द्वारा अक्सर कहा जाता है सर केमिस्ट्री बड़ी जज्बाती है। केमिस्ट्री बड़ी जज्बाती है, हर किसी को समझ नहीं आती है। हर किसी को समझ नहीं आती है। समझ जाए अगर जज्बात किसी का, तो जज्बात उसी का बन जाता है। अब जज्बात मतलब केमिस्ट्री अगर आपको समझ में आ जाए तो देखिए वो आपको अपना बना लेगा। तो चलिए बच्चों, इसी एक मोटिवेशंस के साथ हम लोग अगर कहें तो इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो शुरू किया जाए। तो इस चैप्टर में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शंस की बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम लोग देखने वाले केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, types of chemical reactions, combinations reactions, decompositions reactions, displacement reactions, double displacement reactions, redox reactions, heat reactions, कोरिजिन्स, रेनिसिडिटी। मतलब ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो प्लीज इसे ध्यान से सुने, समझें। अगर आपको किसी तरह के अगर प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करें, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा आपके समाधान के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। क्लास में बच्चों सबसे पहले ये समझना पड़ेगा जो केमिकल होता क्या है, और केमिकल अगर होता भी है तो कहाँ होता है और किस तरीके से होता है। देखिए, हम लोग खाने से लेकर पचाने तक, ठीक है ना, इस इन्वायरमेंट से लेकर हर एक ऐसा जगह जहां पे आपको कहीं न कहीं केमिकल रिएक्शंस आपको नजर आता ही आता हो। ठीक है, जैसे आपने बचपन के क्लास में या 9th क्लास में जो लास्ट आपने टॉपिक पढ़ा था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, जैसे कि आप लोग जानते हैं फिजिकल चेंज की अगर बात करें बच्चों, जो कि बिल्कुल रिवर्स हो सकता है, मतलब हम चेंज कर सकते हैं। फिजिकल अगर चेंज की अगर बात कहा जाए तो फिजिकल चेंज को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए अगर हम एक लकड़ी का अगर कुर्सी लिए और उस लकड़ी के कुर्सी को अगर हम तोड़ के हो सकता है आप टेबल बना लें, लेकिन सब्सटेंसेज वही रहना चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में बोला गया सब्सटेंसेज वही रहना चाहिए, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। वही अगर बात कहें बच्चों केमिकल चेंज के लिए, तो केमिकल चेंज में क्या होता है, जहां पे एक नया सब्सटेंसेज फॉर्म होगा उसको आप क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। तो ये तो आपको पहले से मालूम है, फिर भी हम आप लोगों को लास्ट वाले जो टॉपिक होगा उसमें आपको अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आप पहले से जानते हो। फिर भी हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस के साथ लिखा है, सम ऑफ दिस चेंजेस आर द टेम्पररी विथ नो न्यू सब्सटेंसेज बीइंग अ फॉर्म। कोई भी नया सब्सटेंसेज फॉर्म नहीं होगा, दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, फिजिकल चेंज बोल सकते हैं। वही अगर कहें बच्चों इन अ सर्टेन अदर चेंजेस द न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म, जैसे मिल्क से कर्ड बनना, मिल्क से कर्ड बनना एक तरीके से आपके लिए क्या माना जाएगा, केमिकल चेंज। अगर आपको इतना अगर मालूम है तो आप समझिए केमिस्ट्री आप जानते हैं। ठीक है ना, खाना खाएंगे डाइजेशन होगा, एक्सक्रिएशन होगा, उसमें भी केमिकल की बातें होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से घिरे पड़े हुए हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज से, लेकिन आपको सही तरीके से मालूम है नहीं कि आप उसको किस टाइप के रिएक्शंस में बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस अगर होता है, कोई भी अगर केमिकल्स रिएक्शंस अगर होगा, तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या हो सकता है, बहुत सारे चीजें हो सकता है, लेकिन उसमें से हम लोग कुछ बातें जो कि 10th क्लास के हिसाब से समझना जरूरी है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अगर केमिकल रिएक्शंस अगर होगा तो क्या हो सकता है। मान लीजिए अगर आप चाय बना रहे हो, ठीक है ना, तो चाय बनाने के दौरान आप हीट देते हो, पानी, दूध, चाय पत्ती आप डाल के बनाते हो, हीट देते हो, हीट देंगे तभी तो वो चाय बनेगा, बिना हीट का तो चाय बनेगा नहीं। तो वो भी एक तरीके से केमिकल रिएक्शंस ही होगा। अगर केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको चेंज होगा। जैसे देखिए चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाएगा। आप लोग को मालूम होगा जो वाटर की अगर बात करें तो वाटर तीनों स्टेट में है, चाहे हम सॉलिड की बात करें लिक्विड की बात करें या गैसेस की बात करें। तो जब हम केमिस्ट्री में अगर बात करते हैं, अगर कोई भी अगर केमिकल रिएक्शंस अगर होता है
तो उस केमिकल रिएक्शंस के दौरान उसके स्टेट चेंज हो जाते हैं, या तो सॉलिड में चला जाएगा, या तो लिक्विड में चला जाएगा, या तो गैसेज में चला जा सकता है। ठीक है। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। आपको अभी हम बिल्कुल जो है ना डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने पानी लिया, ठीक है ना, अब पानी में अगर मान लीजिए आप चाय पत्ती, चीनी ये सब डाल रहे हैं, तो पहले जो क्या बोलते हैं, पानी का कलर, फिर जैसे चाय पत्ती आपने डाले और उसके बाद आप रिएक्शंस कराते हैं तो उसका कलर देखिए चेंज होगा कलर। ठीक है ना, उसी तरीके से इसमें कलर भी चेंज हो जाता है। और नेक्स्ट बात है बोला गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है, जब हम केमिकल रिएक्शंस अगर कराते हैं तो उसमें से एक गैसेज इवैल्यूएशंस होता है। ठीक है ना, उसमें से अलग प्रकार के एक गैसेज के इवैल्यूएशंस का, फॉर्मेशंस का बातें होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसमें हम लोग देखेंगे पीपीटी फॉर्म कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है। प्रेसिपिटेट करने का मतलब होता है बच्चों, वो पूरी तरीके से रिएक्शंस नहीं हो पाता, वो सेटल डाउन हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप पानी में अगर बालू मिलाने की कोशिश करेंगे तो बालू आपको मिलेगा नहीं। वही अगर मान लीजिए पानी में अगर चौक मिलाने का काम करेंगे तो चौक नहीं मिलता है। तो ये भी एक तरीके से आपका केमिकल रिएक्शंस तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्म है। जैसे बैरियम सल्फेट की बात करें जो कि एक पीपीटी फॉर्म में आपको सेटल डाउन करते हुए नजर आएगा। पीपीटी और प्रेसिपिटेट कर जाना, नीचे बैठ जाना। ठीक है, तो इस टाइप के हम लोग को केमिकल रिएक्शंस में देखने को मिलता है, अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस अगर कराते हैं तो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात देखते हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, अगर हम केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करें बच्चों तो ध्यान समझिएगा। केमिकल रिएक्शंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ अगर हम बात करें बच्चों, अगर रिएक्शंस की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम केमिकल रिएक्शंस को अगर रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद देखिए क्या होगा, जहां पे हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को अगर रिएक्ट कर रहे हैं विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे बात करें आपको, अगर हाइड्रोजन आपने गैसेज लिया, ठीक है ना, उसके साथ आपने ऑक्सीजन गैसेज ली, ये गैसेज फॉर्म में, ठीक है ना, ये भी आपका गैसेज फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, H2O। पहले आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा था, सिर्फ आ रहा था हाइड्रोजन गैसेज नजर आ रहा था। और यहाँ पे सिर्फ आपको क्या नजर आ रहा था, सिर्फ आ रहा था आपका ऑक्सीजन गैसेज नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, वाटर फॉर्म नजर आ रहा है। अगर वाटर अगर आपको फॉर्म नजर आ रहा है मतलब ये नया सब्सटेंसेस फॉर्म हो गया। उसी तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, तो पहले तो कैल्शियम था, अब ऑक्सीजन के साथ जैसे आपने रिएक्ट किया, अगर आप कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ अगर आप रिएक्ट कर रहे हो बच्चों, तो आपको क्या निकल के आता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बैलेंस्ड है नहीं, हम लोग सीखेंगे वैसे बैलेंस्ड करना। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये आपका रिएक्शन हुआ, पहले कैल्शियम था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जैसे रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसको हम लोग क्विक के नाम से जानते हैं। आगे चल के सब सीखने वाले। ठीक है, इसमें क्या नजर आया, यहाँ भी आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर अंडर सम कंडीशन। सम कंडीशंस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से, जैसे हम लोग वाटर की अगर बात करें ब्रेक करना सीखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, H2 प्लस O2 जैसे मैंने किया, ये कंबाइंड किया, मतलब ये दो या दो से ज्यादा अगर रिएक्टेंट होगा, जैसे इधर वाले आप बोल सकते हैं रिएक्टेंट साइड, और इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट साइड, जो कि आप लोग 9th क्लास के हिसाब से ही आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगर बात करें यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस का, तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, तो देखिए केमिकल इक्वेशंस जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे H2 प्लस O2 करके दिखाया, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे, जो केमिकल रिएक्शन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल के हिसाब से। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या यूज किए, H। ठीक है ना, अगर यहाँ पे मैं लिखूं हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या लिखा, H2 अगर गैसेस के फॉर्म में, उसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए मैंने क्या फॉर्म किया, O2, और यहाँ पे फॉर्म हुआ H2O, ये हुआ फॉर्म। ये एक तरीके से इक्वेशंस हो गया, मतलब एक तरफ होना चाहिए रिएक्टेंट पार्ट, इधर जो आपको दिख रहा है ये कौन सा साइड होता है, रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में जैसे मैग्नीशियम की बात करें, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो आपको दिख रहा है ये एक केमिकल इक्वेशंस हुआ। इक्वेशन मतलब ये LHS वाले साइड में लेके चलो, ये आपका हो जाएगा LHS वाला साइड हो जाएगा।
और वही अगर बात करिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये आपका क्या नजर आएगा, आरएचएस वाले साइड में नजर आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको बोल सकते हो केमिकल इक्वेशन, इक्वेशंस के फॉर्म में, जिसमें हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं बैलेंस करना, ठीक है ना। बैलेंस करना, सबसे पहले आपको ये तो बात समझ में आ गया सर केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। तो इक्वेशंस आपने देखा यहाँ पे, द केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस इन बी द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले। तो यहाँ पे देखिए सिंबल के साथ, सिंबल मैंने बोला मैग्नीशियम का सिंबल आप क्या लगा, तो Mg, और Mg प्लस O2 जैसे आपने किया तो यहाँ पे एक केमिकल फॉर्मूला तैयार हो गया। जैसे केमिकल फॉर्मूला तैयार यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका एक फॉर्मूला हुआ, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए अब हम आपको सिखाते हैं जो केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से बनाए जाते हैं। आप लोग आई होप क्लास 9th में अच्छे तरीके से आप सीख लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे कोशिश करके बताता हूँ ताकि आप लोग कुछ ना कुछ फिर से आपको रिवाइज हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पॉलीएटॉमिक आयंस की अगर बातें करें तो हमने कुछ कैटायंस और एनायंस लिए हैं, ठीक है ना, जिसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव्स हैं, ठीक है ना। इसके अगर हम केमिकल फॉर्मूला अगर बना के दिखाएं बच्चों, अगर आप सिंपल सी बात है एल्युमिनियम को अगर आप कंबाइंड कर लो क्लोरीन के साथ, तो एल्युमिनियम आपको हम जो है क्रैश प्रोसेस के हिसाब से बता रहे हैं, एल्युमिनियम और उसके बाद क्लोरीन, एल्युमिनियम का चार्ज कितना होता है बच्चों, 3 पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन का क्या होता है 1 नेगेटिव। तो क्रॉस क्राइसिस से अगर बात करें इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, सिर्फ सिंबल मतलब रहेगा, मतलब सिंबल तो रहेगा ही रहेगा, सिर्फ क्या होता है इसको जो चार्जेस नजर आ रहा है ना बच्चों वो सिर्फ एक्सचेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम के लिए थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया, इसको ऐसे लिखते हैं एल्युमिनियम और यहाँ पे लिखते हैं क्लोरीन। एल्युमिनियम का चार्ज क्या होता है बच्चों पॉजिटिव 3, क्लोरीन का क्या होता है 1 नेगेटिव। इसमें अगर क्रॉस क्राइसिस के हिसाब से क्राइसिस क्रॉस के हिसाब से अगर बात करें यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई एल्युमिनियम का एल्युमिनियम ही रहेगा, ठीक है ना, और ये Cl है तो Cl मतलब क्लोरीन, ठीक है ना। अब इसका 3 जो चार्ज दिख रहा है ना, आपको 3 चार्ज किस में चला जाएगा, उसमें क्लोरीन में जाकर शिफ्ट हो जाएगा। और आपको पता है जब क्लोरीन का 1 नेगेटिव होता है तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको पता है ये क्या चीज का फॉर्मूला निकल कर आ गया, एल्युमिनियम क्लोराइड। जैसे क्लोरीन से क्या बनता है क्लोराइड बनता है, ब्रोमीन से क्या बनता है ब्रोमाइड बनता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपको क्लोरीन से क्लोराइड बन गया। अब मान लीजिए आप कॉपर उठाते, ठीक है ना, तो कॉपर को अगर मान लीजिए आप इस बार ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते, अब देखिए बहुत सारे हैं तो सारे तो हम आपको बताएंगे नहीं, आप एक तरफ पॉजिटिव आयंस एक तरफ आपको नेगेटिव आपको दिख रहे हैं, मतलब पॉजिटिव जो कैटायंस होता है और नेगेटिव आयंस यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो एनायंस और कैटायंस मैंने यहाँ पे दे रखा है। आपको अगर केमिकल फॉर्मूला अगर बनाने हैं तो आप पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ क्या करें तो क्रॉस क्रॉसेस करें और आपको एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे फिलहाल एक और बता दे रहे हैं आपको, जैसे कैल्शियम हुआ, तो कैल्शियम का कितने चार्ज होते हैं 2 पॉजिटिव। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बनाए, तो ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है बच्चों 2 नेगेटिव, यहाँ पे आप दिख रहा है नेगेटिव 2 चार्ज नजर आ ही रहा है, लेकिन आप याद कर लेंगे तो सबसे बेटर होगा। आप यहाँ पे देखें तो इसको इससे एक्सचेंज कीजिए, इसको इससे एक्सचेंज कीजिए, सिर्फ एनायंस और कैटायंस का, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन एज इट वैसे ही रहेगा। अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज कितना है बच्चों 2, उसके बाद कैल्शियम का अगर भी बात करें तो 2 ही है, तो दोनों से 2 ये जो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हो गया आपका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम आयरन सेकेंड लेते हैं, ये जो रोमन न्यूमरल से दिया इसका मतलब 2 चार्ज हुआ, ठीक है ना। अब आयरन को यहाँ पे अगर फेरिक इसको बोला जाएगा, अब फेरिक को अगर मान लीजिए आप नाइट्रेट के साथ कर लो, ठीक है, सल्फेट के साथ भी कर सकते हो। अब जैसे ये सल्फेट है आप कॉपर के साथ ले सकते हो, तो मान लीजिए अगर आप कॉपर को अगर सल्फेट के साथ ले रहे हो, किसी को भी ले सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है सर हम अब इससे लेकर आ सकते हैं, बहुत सारे आप 9th में ऑलरेडी सीखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए हम कॉपर है, तो कॉपर का कितना चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सल्फेट के साथ ले, तो सल्फेट के लिए SO4 तो होगा ही होगा, और इसके सल्फेट के क्या होते हैं 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो 2 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा ना बच्चों क्रॉस क्राइसिस तो यहाँ पे करा रहे हैं, तो आप देखिए इसका भी 2 चार्ज इसका भी 2 चार्ज यहाँ पे आप चाहे लिखें, लेकिन आपको पता ही है इसमें लिखने से क्या होगा, ये दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का चार्ज सेम ही है, तो कॉपर सल्फेट ये निकल के आ गया, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको केमिकल फॉर्मूला जो हम लोग सीख लिए 2-4 मैंने बताया यहाँ पे, और आप लोग खुद से आपको बस बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना होगा ये जो चार्ज है ना चार्ज इसको नीचे लेके आपको क्रॉस करा देने, इसके जो चार्ज होंगे वो इस वाले साइड में जाकर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जैसे कॉपर है तो कॉपर का जो चार्ज होगा वो सल्फेट में जाकर चला जाएगा जिसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है ना।
तो और वही अगर सल्फेट का अगर चार्ज करें तो सब जो सल्फेट का जो चार्ज है उस क्या करेंगे हम लोग कॉपर में जाके इसको सबस्क्रिप्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर नीचे अगर इसको लिखा जाए तो इसको सबस्क्रिप्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद ये आपका बन जाता है केमिकल फॉर्मूला। चलिए बच्चों अब हम आगे बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। आपने तो केमिकल फॉर्मूला थोड़ा बहुत समझ लिया कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि आप 9th क्लास में सीखे हैं तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने नहीं आते तो आप उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो आपने केमिकल फॉर्मूला देखा और मैंने अभी अभी आपको बताया जी इक्वेशंस क्या होता है। मैंने बताया अभी आपको जो रिएक्टेंट होगा एक तरफ क्या होगा प्रोडक्ट होगा। अब वो रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट मेरे को होना चाहिए, ठीक है ना। रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट होना चाहिए तभी माना जाएगा बैलेंस्ड। बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। पहले तो ये समझ जाइए जब बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की अगर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों तो क्या करना होगा यहाँ पे the number of atoms elements in a chemical equation should be the same on LHS और RHS। मतलब LHS और RHS हमेशा क्या होना चाहिए तो बराबर ही होना चाहिए, तभी माना जाएगा वो बैलेंस्ड है। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए आप ये जिंक को देखो, ठीक है। इधर जिंक कितना है एक, देखिए ये आपका रहा LHS साइड, ये रहा LHS साइड और ये रहा बच्चों आपका RHS साइड, ठीक है। दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहता है हम इसीलिए जरूरी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस करना। यहाँ पर हम लिखे हुए हैं जो वाई बैलेंस्ड, बैलेंस जरूरी है। बोलेंगे सर ऐसे है तो क्या काम नहीं चलेगा, बिल्कुल काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें बातें हैं। और वो बातें क्या है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये जो रिएक्टेंट जो आपको दिख रहा है, जो रिएक्टेंट दिख रहा है बच्चों वो हमेशा क्या होना चाहिए, जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको गलत माना जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आपका गलत माना जाएगा। तो रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। जो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, कहता है यहाँ पे मतलब आप डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी पढ़े हैं, ठीक है ना। उसमें भी बात कहता है यहाँ पे जो हम किसी भी एटॉम्स का अगर बातें करें ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं उसके मासेस को, ठीक है ना। कोई भी अगर एटॉम्स है अगर बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, ठीक है ना। मतलब ये हुआ ना ही हम किसी एटॉम्स की अगर बात करें या मास की बात है, ना ही हम किसी मास को बना सकते हैं ना ही उसको बर्बाद कर सकते हैं। वो एकदम से अजर अमर है, ठीक है ना। वो हमेशा एक कन्वर्टेबल में होता है, कभी खत्म नहीं होता है। इसी वजह से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का मतलब ये हुआ इसके जो मासेज है वो आपको दिखने चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखो जिंक एक है, यहाँ भी जिंक एक है, चलो ये बैलेंस है। इधर आपको मैंने बोला ये आप LHS1 ले लो, ठीक है ना। इधर मान लेते हैं ये आपका RHS है, मान कर लेना यहाँ पे होगा ही। जिंक इधर एक है, इधर भी जिंक एक है। आप यहाँ पे देखो सल्फेट, अब सल्फेट के हिसाब से अगर बात करें तब तो सल्फेट यहाँ भी देख रहे हैं, सल्फेट यहाँ भी देख रहे हैं। और नहीं तो आप एक एक एटॉम्स को भी आप कर सकते हैं, एक सल्फर यहाँ पे, एक सल्फर यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना नजर आ रहा है 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना नजर आ रहा है 2। मतलब ये बच्चों ये आपका बैलेंस्ड है, ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशंस है, ये बैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत है ये नहीं। अगर बैलेंस्ड है तब आपका परफेक्ट है, अब उसको कुछ मत करो, ठीक है। तो बैलेंस करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि आपको जो लॉ होता है, ठीक है ना, उसमें कहा गया है जब मास को हम नहीं जो है ना बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसीलिए जरूरी है। तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएगा वाई, तो आप यही लिखोगे आंसर, ठीक है ना। तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पे कुछ लिया है प्रैक्टिस करने के लिए ताकि आप लोग समझ सकें। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे बैलेंस्ड किया जाता है। वैसे तो मैंने एक बता दिया, यहाँ पे मैंने 5 लिया है और इस पांचों के पांचों हम लोग जो है यहाँ पे समझने वाले हैं और समझने के साथ साथ यहाँ पे देखने वाले हैं किस तरीके से बनेगा। आप यहाँ पे देखिए बच्चों HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है एक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है एक। इसका मतलब क्या हुआ एक और एक कितना हो जाएगा 2। वैसे देखिए बच्चों अलग अलग रूल्स होते हैं। पहले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जो क्या करते हैं, पहले नॉन मेटल्स को जो है ना अपना बैलेंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मेटल्स को कर लेते हैं। अलग अलग मेथड है, टेबल मेथड भी है। हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड की बातें कर रहे हैं, मतलब सीधा ऑन द स्पॉट जिधर दिख रहा है तो उसके हिसाब से बैलेंस कर लेंगे। अलग इक्वेशंस मेथड भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये सिंपल तरीका है। आप इधर देखो, नॉन मेटल चाहे तो नॉन मेटल के साथ कर लो, पहले आप नॉन मेटल को पहले एक साथ कर लो, फिर मेटल कर लो। किसी को भी कर सकते हो, क्योंकि आपको बराबर करने हैं, ठीक है ना, बैलेंस करने हैं। तो आप यहाँ देखो हाइड्रोजन 1 और यहाँ भी हाइड्रोजन 1, इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन कितना हुआ 2, किधर LHS वाला, इधर जितना भी है वो आपके LHS साइड है, और इधर जो भी होगा वो आपका क्या है, RHS वाला साइड है। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है हाइड्रोजन 1 और 1 2, अब यहाँ भी कितना नजर आ रहा है 2, H2 मतलब यहाँ भी 2 ही नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन बराबर है। क्लोरीन का अगर बात करें तो यहाँ पे एक क्लोरीन नजर आ रहा है, यहाँ भी एक क्लोरीन नजर आ रहा है, मतलब क्लोरीन भी क्या हो गया बच्चों, बैलेंस्ड। उसके बाद अगर बात करें सोडियम, तो सोडियम के लिए यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब आपका फर्स्ट जो इक्वेशन है बच्चों वो आपका बैलेंस्ड है, इसमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। जैसे आप यहाँ फॉस्फेरिक एसिड देख रहे हैं, फॉस्फेरिक एसिड को अगर हम मान लीजिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो पोटासियम यहाँ पे जो है ना फॉस्फेरिक बन गया है, और H2, तो यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन आपका, कितना है 3, ठीक है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हो गया, कितना हो गया 4, तो 4 इधर हाइड्रोजन है। अब इधर अगर आप देखते हैं तो कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर 2 हाइड्रोजन अगर है तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों कितना पोटासियम है 3, ठीक है ना। तो आप इसको पोटासियम या तो ट्राई पोटासियम फोस्फेट भी बोल सकते हो, ठीक है ना, या पोटासियम ट्राइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट भी बोल सकते हैं, फॉस्फेरिक। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 गो पोटासियम है, यहाँ भी आप 3 से लगा दो, ठीक है। तो 3 गो पोटासियम हो गया। अब जैसे ही बच्चों यहाँ पे आप 3 से अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 गो हो गया पोटासियम, 3 गो ऑक्सीजन और 3 गो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। तो आपके पास यहाँ पे 3 गो ऑक्सीजन और 4 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे पोटासियम मैंने तो बैलेंस कर लिया। फॉस्फेरिक की अगर बात करें PO4 ये तो बैलेंस है, K3 हो गया। अब मुझे सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करना होगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। इधर भी आप देखो 3 वो यहाँ पे हाइड्रोजन है, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 दूना 6, इधर भी हाइड्रोजन हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखें, हाइड्रोजन आपका इधर कितना नजर आ रहा है 3 और 3 6, तो 6 इधर हो गया। फॉस्फेट, यहाँ भी फॉस्फेट, चलिए इसमें एक बैलेंस्ड है, इसका बात इसमें भी एक है, इसमें भी एक, ये बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन इधर 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पोटासियम की बात करें तो पोटासियम आपको इधर 3 नजर आ रहा है, इधर ही पोटासियम 3 नजर आ रहा है, बैलेंस्ड हो चुका है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन की करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 4 और 3 7, यहाँ भी 4 और 4 3 7, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस मतलब ये आपका बैलेंस हो चुका है। तो फाइनली आपका आंसर ये होगा, आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। ये हुआ आपका बैलेंस। अब चलिए यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, या अब यहाँ पे दिया हुआ है एल्युमिनियम कार्बोनेट, ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है वाटर। तो इसको बैलेंस करने के लिए एल्युमिनियम आपके पास कितना है 1, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2, तो चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एल्युमिनियम क्या हो चुका है, बैलेंस्ड। अब एल्युमिनियम अगर बैलेंस हो चुका है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अच्छा अब इसको काउंट करते हैं। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, देखिए इस ब्रैकेट में जो भी दिया रहता है ना सब मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये 3 गुना ये अब ये क्या माना जाएगा 6, 6 अगर जैसे माना गया तो 6 को हो जाएगा आपका क्या, ऑक्सीजन माना जाएगा 6, और हाइड्रोजन भी कितना माना जाएगा 6 माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 2 गो हाइड्रोजन इधर भी है, तो 2 गो हाइड्रोजन अगर आप इसको जोड़ लेते हैं तो 6 2 कितना हो, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 3 गो, 3 और 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और कार्बन यहाँ पे 1, तो कार्बन आप 1 रख, यहाँ भी कार्बन देखिए। अब यहाँ पे मुझे ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों जिससे क्या हो जाना चाहिए, पूरे पूरे बैलेंस्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये तो बात समझ में आ गया। मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 एल्युमिनियम हो जाएगा, 3 से करके देखते हैं क्या निकल के आता है। अब 3 दूना 6, तो 6 यहाँ पे हाइड्रोजन है,
अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो हाइड्रोजन है, तो मुझे यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि आप पूरा का पूरा बैलेंस आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 दूना 6, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 3, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 6 इधर हुआ 6 इधर हुआ तो 6 6 12, सीधा यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ बात करते हैं अमोनिया का। अमोनिया को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आपको बैलेंस नजर आ जाएगा। तो अमोनिया है ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। तो मुझे ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे वो बैलेंस्ड हो जाए। तो अमोनिया को आप कर लो यहाँ पे 4, ठीक है, और इसको कर लो आप जो कि दिख रहा है यहाँ पे 2। इससे क्या होगा फायदा आपको नजर पता चल जाएगा। यहाँ पे 2 दूना 4 को यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, 4 को यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ पे 4 दिया 12 को हाइड्रोजन से, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 दूना 12 का हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ भी 4 तिया 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो है, अब ये 6 दूना कितना हो जाएगा, सॉरी 6 को अगर ए ऑक्सीजन से मतलब 6 को ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका बैलेंस्ड। चलिए अब यहाँ बात करते हैं एल्युमिनियम, यहाँ पे 1 है, एल्युमिनियम भी यहाँ पे 1 है, ये तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोक्साइड की बात करें ऑक्सीजन, अच्छा इसका मतलब ये हुआ अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ जो 3 गो आपका ऑक्सीजन भी है और 3 गो क्या है हाइड्रोजन भी है। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने पड़ते हैं कि इसमें क्या आपको बैलेंस करने हैं। तो एल्युमिनियम के साथ यहाँ पे अगर देखें 3 गो यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, और यहाँ देखिए जो एल्युमिनियम यहाँ पे जो ब्रोमाइड दिख रहा है आपको 3 है, तो आप यहाँ सीधा 3 से लगा दो, यहाँ पे देखिए 3 गो हाइड्रोजन और 3 गो जो आपको ब्रोमीन नजर आ रहा है। एल्युमिनियम यहाँ पे 1 नजर आ रहा है, यहाँ भी 1 नजर आ रहा है, ये आपका बैलेंस्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें 3 गो इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन है, 3 दूना 3 गो इधर हुआ और 3 3 6 हुआ, इधर भी आप 3 से लगा दो, तो 3 दूना यहाँ भी क्या हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, 6 गो इधर हो जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं 3, यहाँ भी हो जाएगा 3, और इसमें देखिए 3 यहाँ पे है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 गो इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ भी इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दे 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपका बैलेंस हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसमें खुद से बैलेंस करना सीखें, इसमें किस तरीके से खुद से सीखें, मतलब क्या आपको मैंने इतना समझा दिया, आप प्रैक्टिस करने का कोशिश करें और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इतना समझने के बाद हम लोग बात करने वाले यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जिसमें हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहला क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस क्या होता है बच्चों, जहां पे 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। मतलब ये कॉम्बिनेशंस रिएक्शन हम लोग उसको बोलेंगे जहां पे 2 या 2 से ज्यादा अगर आप रिएक्टेंट को ऐड करोगे और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट निकल के आएगा, उसी को आप क्या कहेंगे सर कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस कहेंगे। सर कैसे कहिएगा देख लीजिए, अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आप रिएक्ट करोगे बच्चों, तो आपके पास क्या नजर आ रहा है, आपके पास क्या नजर आ रहा है, आपके पास नजर आ रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे आपने यहाँ पे किया तो 2 यहाँ पे क्या है 2 या 2 से ज्यादा की बात बोला गया था, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप बात करें यहाँ पे जैसे कैल्शियम हो, तो कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो क्या बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, ये भी एक तरीके से आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे आपने H2 प्लस में आपने O2 लिया, ठीक है, यहाँ भी H2O फॉर्म किया, इसका मतलब ये हुआ बच्चों ये भी आपका क्या हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हुआ, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड अब प्लस में यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्साइड, कहने का मतलब वाटर हमने यहाँ पे लिया, तो आपको क्या फॉर्म हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में यहाँ पे हीट भी रिलीज हो रहा है। बर्निंग ऑफ कोल में यहाँ आप देख लिए कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन एक हुआ ऑक्सीजन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये भी एक तरीके से आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे H2 प्लस O2 आपको समझा दिए। अब मीथेन की बात करें, ठीक है ना, तो मीथेन में अगर मान लीजिए ऑक्सीजन को अगर आप रिएक्ट करते हैं मीथेन प्लस अगर ऑक्सीजन यहाँ पे अगर हुआ तो आपको क्या निकल कर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में
वाटर। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपका कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस है। तो कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस का मतलब ये हुआ जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होगा लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, एक ही होगा, उसको आप क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। अब कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस में अगर कहें बच्चों तो यहाँ पे हीट अगर कहें तो रिलीज होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया बच्चों। अब आगे समझते हैं। आगे यहाँ पे है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोल सकते हैं, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, उसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब डिकम्पोज हुआ, एक मेन जो है ना आपके पास रिएक्टेंट होना चाहिए, फिर वो डिकम्पोज हो के अगर बात करें पूरी तरीके से सिंपलर बन जाएगा, स्मॉलर बन जाएगा, उसको आप क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। सर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, ठीक है ना, जहां पे एक रिएक्टेंट क्या करेगा, ब्रेक करेगा दो या दो से ज्यादा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना है, मतलब टूट गया, ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ब्रेक हुआ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप जैसे ही हीट दोगे, कैल्शियम कार्बोनेट में जैसे ही आपको हीट लगेगा, हीट लगने के बाद वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपको आएगा, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पे यही आएगा, जो आप कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो, जैसे मार्बल, इसको आप मार्बल भी बोल सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या बोल सकते हैं, मार्बल। अगर आप मार्बल ले रहे हो, ठीक है ना, उसमें हीट दे रहे हो, तो आपको क्या निकल के आएगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखना ये है जो क्विक लाइम क्विक लाइम आता है और साथ में क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में जैसे ही आपने हीट दिया, तो हीट देने के बाद आपको निकल कर आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहेंगे, क्विक लाइम के नाम से जानते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलेंगे, लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, इसको एस्टेट लाइम भी आप बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें, क्विक लाइम इज यूज इन द मेकिंग सीमेंट। जिप्सम की बात कर लेते हैं, तो क्विक लाइम जो होता है ना बच्चों, वो सीमेंट बनाने में काम आता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया सर, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब ये होता है जहां पे सिंगल रिएक्टेंट होगा, उसको आप ब्रेक करोगे, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का मैंने यहाँ पे टाइप्स लिखा है, जो कि आपका क्या है, थर्मोलाइसिस, जिसको हम लोग हीट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट हो गया, जिसको हम लोग फोटोलाइसिस बोलते हैं। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम तीन टाइप्स के डिकम्पोजिशन के बारे में देखेंगे। देखिए बच्चों, आपके एनसीईआरटी के बुक में जो भी टॉपिक दिया गया उसमें जितने भी रिएक्शंस है, आप अगर उसे याद कर लें तो आपको उतना में ही काम चल जाएगा क्लास 10th के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है बच्चों। फिर भी हम आपको जो है ना अलग अलग तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए थर्मोलाइसिस, जिसको हम लोग हीट बात करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हीट लगेगा वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, फिर देखने वाले हैं लाइट के हिसाब से। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब इसको हीट के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसमें हीट लगना चाहिए, और जब हीट लगेगा तो क्या होने वाला है, देखिए, थर्मल मीन्स हीट एंड डिकम्पोजिशन मीन्स अ ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब थर्मल रिएक्शंस अगर कहा जाए बच्चों, थर्मल रिएक्शंस हम लोग उस रिएक्शंस को बोलते हैं जहां पे क्या लगेगा, मतलब किसी भी सब्सटेंसेस को टूटने के लिए क्या चाहिए, हीट को। तो वैसे वाले को आप बोलेंगे थर्मोलाइसिस भी बोल सकते हैं या हीट रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पोटासियम क्लोरेट है। आप पोटासियम क्लोरेट को यहाँ पे ऐसा ये डेल्टा चेंज ट्रायंगल का सिंबल दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, हीट लग रहा है। अब जैसे यहाँ पे अगर हीट लग रहा है बच्चों, तो जैसे यहाँ पे हीट लगा, तो हीट लगने के बाद क्या होगा, ये जो पोटासियम जो क्लोरेट है, पोटासियम क्लोरेट किसमें टूट जाएगा, पोटासियम क्लोराइड में। मतलब यहाँ पे KCl हो जाएगा, साथ में क्या निकल कर आ जाएगा, ऑक्सीजन।
मतलब पोटासियम क्लोरेट में लग गया है हीट, तो टूट के ब्रेक होके बन गया आपके पास पोटासियम क्लोराइड बन गया और यहाँ पे ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, जैसे आप ये समझ में आ गए। उसी तरीके से अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे आयरन सल्फेट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो आयरन सल्फेट प्लस में यहाँ पे आयरन ट्राइऑक्साइड की अगर बातें करें तो फेरिक ऑक्साइड भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है, ये जो फेरिक ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो यहाँ पे आप देखें ये जो आपको दिख रहा है फेरस सल्फेट, ठीक है ना, ये आयरन सल्फेट मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, फेरस सल्फेट। ये जो फेरस सल्फेट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आयरन जो सल्फेट है वो कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और जैसे इसमें अगर आप लगाओगे हीट, जैसे आप इसमें लगाओगे हीट, हीट लगने के बाद जैसे इसमें लगेगा हीट, ठीक है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल या ग्रीन कलर का होता है। जैसे इसमें लगेगा हीट, हीट लगने के बाद ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में और साथ ही में आपको फॉर्म होगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में होगा आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस आपको आते हैं। और देखिए जब ये फेरस जो सल्फेट होता है, जो फेरस सल्फेट होगा वो भी क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्रिस्टल फॉर्म मतलब ना ज्यादा सॉलिड की बात करें ना ज्यादा लिक्विड की बात करें, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए क्रिस्टल फॉर्म में अगर है, इसका जो कलर है फेरस सल्फेट का वो कैसा कलर होगा, ग्रीन। और जैसे इसमें हीट पड़ा तो हीट पड़ने के बाद ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है फेरिक ऑक्साइड, ये किस तरीके से हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे निकल कर आएगा प्रेजेंट अगर कहें तो बहुत ही गंदा स्मेल निकल कर आते हैं यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर द ग्रीन इन कलर, किस तरीके से होता है यहाँ पे ग्रीन इन कलर की बात कर सकते हैं। ऑन हीटिंग इट लूजेज वाटर एंड चेंज टू व्हाइट कलर, ठीक है, व्हाइट कलर में चेंज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, हीटिंग होने के बाद लूज ऑफ वाटर एंड चेंज टू व्हाइट कलर, यहाँ पे रेडिश ब्राउन मैंने लिख दिया। ऑन फर्दर हीटिंग फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म विच इज रेडिश ब्राउन, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। इसको अगर इस तरीके से चेंज किया जाए तो व्हाइट कलर हो जाएगा, लेकिन फर्दर इसको अगर हीट किया जाए तो आपको क्या निकल कर आ जाएगा, फेरिक ऑक्साइड को अगर फिर से किया जाए तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, स्मेल की अगर बात करें तो सल्फर मैच स्टिक जैसे आप जलाते हैं माचिस का तिल्ली, अगर बात करें स्मेल जैसे निकल का आता है वैसे ही, मतलब पंजेंट स्मेल आता है जो कि बहुत ही ज्यादा। बोला कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर एयर पोल्यूटेंट और एसिडिक इन नेचर का होता है। मतलब अगर आप इसको ब्रेक अगर करते हो जो फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट को ब्रेक करने के बाद जो आपको फेरिक ऑक्साइड जो नजर आ रहा है, इसके साथ ये जो गैसेज आपको निकल के आ रहा है बच्चों, ये आपके लिए बोला कि एयर पोल्यूशन वाले काम करता है। ठीक है, मतलब एसिडिक इन नेचर का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हमने यहाँ पे लिया लीड नाइट्रेट, ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमने यहाँ पे लिया लीड नाइट्रेट जो कि एक व्हाइट कलर का होता है जिसको व्हाइट सॉल्ट भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे आपने लगाया हीट, और हीट लगने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लीड ऑक्साइड जो कि बचा हुआ, और साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स के साथ निकल के आया है और ऑक्सीजन निकल के आ गया है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट नजर आ रहा है। और ये सिंगल जो रिएक्टेंट है जब इसको डिकम्पोज करा मैंने हीट से, यहाँ पे आपको लीड ऑक्साइड साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे निकल के आ रहा है। मतलब एक था और यहाँ पे दो से ज्यादा ब्रेक निकल के हो गया, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्रैकिंग साउंड, ब्राउन फ्यूम्स, इरिटेटिंग स्मेल निकल के आता है। ब्राउन मतलब क्या, ब्राउन फ्यूम्स किसके लिए, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अगर कहें तो इरिटेटिंग स्मेल निकल के आएगा। जब आप इसको रिएक्शन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग स्मेल, ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा अजीब। येलो सॉलिड और रेसिड्यू पीबीओ जो आपकी लीड ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ये रेसिड्यू जो पीपीटी फॉर्म जिसमें मैंने बोलते हैं यहाँ पे रेसिड्यू बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज एसिडिक इन नेचर एंड टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। मतलब ये एसिडिक नेचर का होता है, टर्न मॉइस्ट ब्लू से रेड हो जाए। आपको पता ही है जब आप ब्लू से अगर रेड हुआ इसका मतलब वो एसिडिक इन नेचर का होगा ही होगा। तो यही बात आपको यहाँ पे, तो आपको अगर कोई भी तरीके से अगर प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे हीट, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से। तो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से आप देखिए बच्चों, बोला गया व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंपाउंड इट कैन कॉजेज द कंपाउंडिंग टू ब्रेक अपार्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस।
तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किसको बोल सकते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाता है, अब उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 वोल्ट का जो है ना अगर कहें बैटरी लिया गया, स्विच दिया गया और यहाँ पे एनोड जो कि आपका पॉजिटिव होता है और कैथोड की बात करें तो नेगेटिव्स होते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे एक तरीके से लगा हुआ है, रबर स्टोर लगा हुआ है, ग्रेफाइट लगा, टेस्ट ट्यूब आपको दिख रहा है, वाटर दिख रहा है और ये मग है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे वाटर, इस वाटर में अगर बात करिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव दिख रहा है, ये दोनों आपको पता ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है। जाने के बाद ये दोनों हाइड्रोजन्स वाले अगर बात करें वो अलग तरीके से यहाँ पे चिपक जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव वाले में वो ऑक्सीजन जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वाटर, तो वाटर में को हमको तोड़ने के ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी को आप जैसे तोड़ेंगे यहाँ पे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन नजर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन या आप इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो ब्रेक किया जाता है वही तो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। H2 गैस इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, ये क्या होता है कैथोड, एंड O2 गैसेज क्या होगा एनोड होगा। A2 अगर बातें करें यहाँ पे A2 मतलब ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा एनोड हो जाएगा। ठीक है ना, और वही अगर कैथोड की अगर बातें करें तो कैथोड जो होगा आपका वो हाइड्रोजन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूम ऑफ गैसेज की अगर बात करें वो 2:1 होगा। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे H2 और ऑक्सीजन की बात करें, कितना ऑक्सीजन यहाँ पे नजर आ रहा है दो, तो दो हो गया, और एक ही यहाँ पे ऑक्सीजन नजर आ रहा है, दो हाइड्रोजन है तो दो इसका वॉल्यूम होगा, एक ऑक्सीजन है तो इसका एक हो जाएगा मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, तो 2:1 जो हुआ इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है ना, वही अगर मास रेशियो निकालें इसका बच्चों तो मास रेशियो कितना निकल के आएगा, तो आप यहाँ पे देखो जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अगर बात करें एक मास होता है, अगर एक हाइड्रोजन है तो एक ही मास हुआ, अब दो हाइड्रोजन तो कितना मास हो जाएगा दो हो जाएगा, इसका दो लिख दीजिए। अब ऑक्सीजन की अगर बात करें बच्चों तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हुआ तो 8 दुना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का आपको पता ही है जो 8 एटॉमिक नंबर है, तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पे रखा दो 8 दुना कितना हो जाएगा 16, 16 कितना ऑक्सीजन आपके पास है दो ऑक्सीजन, तो 16 दुना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको बताया, वैसे आप 9th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे। जो एक ऑक्सीजन जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हुआ 8, तो 8 दुना उसका 16। ठीक है ना, और एक ऑक्सीजन का अगर मास कहें तो हुआ 16 ग्राम। उसी तरीके से 2 अगर बात कर लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 32। अब यहाँ पे जब ये बात चल गया तो इसके अगर हम निकाल रहे हैं मासेज रेशियो तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 2:, आप क्या करोगे 32, इसको सिंपलेस्ट अगर किया जाए 2 1 जा 2 और 2 यहाँ पे 16। अच्छा ऑक्सीजन आपका 2 है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हुआ तो 2 के हिसाब से हुआ, यहाँ पे 8 दूना 16, तो मासेज रेशियो इसका 1:8, 1:16, 1:16 मासेज रेशियो कितना निकल के आएगा 1:, ओ ठीक है। यहाँ पे मासेज के हिसाब से बात करें, हमने यहाँ पूरे तरीके से एटॉमिक मास निकाल के बता रहा था, यहाँ पे एटॉमिक मास आपको नहीं करना है। आप देखिए हाइड्रोजन आपको पता है एक नंबर पे, तो इसके एटॉमिक मास एक हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8 होता है एटॉमिक नंबर के हिसाब से ना, तो 1:, सीधा कितना हो जाएगा 8, इसका जो है ना मासेज रेशियो हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे बर्निंग कैंडल इज ब्राउट नियर कैथोड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं H2, कैथोड हम लोग किसको बोल सकते हैं H2 बोल सकते हैं। H2 का आप क्या बोलेंगे कैथोड, जो कि बोला गया पॉप ऑफ सन हेयर कैंडल एक्सटिंग्विशर। दूसरी बात कंबस्टेबल बट नॉट सपोर्ट ऑफ कंबस्शन। वही एनोड की अगर बात करें जो कि ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, जो कैंडल बर्न मोर ब्राइटली और रिकैंडलेस एंड ग्लोइंग स्प्लिंटर, नॉट कंबस्टेबल बट सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, मतलब ये कंबस्शन होता नहीं लेकिन सिर्फ इस सपोर्ट करने लायक होता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए बच्चों प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड आर एडेड, मतलब ये जो प्योर वाटर होगा वो बिल्कुल जो है ना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब जैसे अगर बच्चों आप उसमें अगर आप ऐड कर लेते हैं कुछ ड्रॉप्स एसिड का, तो जैसे उसमें कुछ ड्रॉप्स अगर एसिड्स का अगर आएगा तो वो एक एसिडिक एक्ट करना शुरू हो जाएगा, जो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह से काम करेगा, और फिर उसमें जो है ना आप कंडक्ट करवा सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड आर एडेड टू द एसिड एक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक्स। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया, ये इतने सारे मैंने आपको कहानी बताया, लेकिन कहानी अब आपको इतना समझना है
जो वाटर को ब्रेक करने के लिए आपको पता ही है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं फोटोलाइसिस का। तो बोला गया फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आल्सो नोन एज फोटोलाइसिस, या बोल सकते हैं इसको फोटो डीएसोसिएशंस, या हम इसको कहते हैं लाइट डिकम्पोजिशंस। ठीक है, अगर लाइट डिकम्पोजिशंस की अगर बात कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जैसे आपने सनलाइट के हिसाब से अगर रखा, जैसे आप कोई भी दवाई देखते हैं प्रिकॉशंस लिखा हुआ आता है, कशंस लिखा रहता है जिसको धूप से बचा के रखें, ठीक है ना। तो क्या है ना, वो जो मेडिसिन का जो सिरप है, जब उसको आप धूप में अगर लेके जाएंगे, सनलाइट अगर पड़ेगा, तो जो बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, एक डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब वो ब्रेक कर जाएगा, फिर वो आपको दवाई अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही बोला गया है, अगर डिकम्पोज अगर करने हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको डिकम्पोज करने के लिए आपको जैसे सिल्वर क्लोराइड लिए, आप सिल्वर क्लोराइड की अगर बातें करें बच्चों, तो सिल्वर क्लोराइड को जैसे हम यहाँ पे सनलाइट के हिसाब से अगर लेंगे, तो आप टूट के क्या निकल कर जाएगा, सिल्वर, और साथ में क्या निकल गया, क्लोरीन, जो कि आपको पता होना चाहिए सिल्वर जो क्लोराइड होता है ना, वो व्हाइट कलर का होता है। जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ेगा, तो सनलाइट पड़ने के बाद है ना, सिल्वर जो है ग्रे कलर का हो जाएगा, और जो क्लोरीन है वो येलो इस ग्रीन निकल के आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें, सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के हिसाब से फिर से ब्रेक हुआ, सिल्वर और ब्रोमीन यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सनलाइट के साथ चैनाडिस और सिल्वर ब्रोमाइड आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये पाउडर के फॉर्म में निकल के आ जाता है। यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आप कर सकते हो, जो सिल्वर ब्रोमाइड की अगर बातें कर रहे हैं, तो यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, अब आ गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, अच्छा ये आपको समझ में आ गया। फोटोलाइसिस मतलब ये हुआ जिसमें लाइट के पड़ने की वजह से जो है वो ब्रेक कर जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं फोटोलाइसिस, बस आपको इतना समझना है। अब बाकी बात आपको यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल समझा, इस तरीके से लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कह सकते हैं बच्चे, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस रिएक्शंस को कहिएगा जहां पे मोर रिएक्टिव वाले जो एलिमेंट्स होगा अपने से कम वाले को हटा देगा। ठीक है ना, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगा अपने से कमजोर वाले को, उसी को आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए हमने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखा है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना होगा और तभी आपसे क्वेश्चंस बन पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड। मतलब यहाँ पे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड नजर आ रहा है, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। मतलब ये हुआ बच्चों, ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, बीच में हो जाएगा मॉडरेट वाला और नीचे वाला हो जाएगा लिस्ट, मतलब ये सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल माना जाएगा। और जब ये हाईली रिएक्टिव मेटल अगर माना जाएगा बच्चों, तो इसमें कुछ बातें होगा, क्या है ना, अपने से कमजोर वाला जो है ना, अपने से ताकत वाले को नहीं हटा सकता है। वही अगर हम कहे बात बच्चों, अपने जो ताकतवर होगा वो अपने से कमजोर वाले को क्या कर देगा, हटा देगा, उसी को आप क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये शॉर्टकट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्टकट मतलब कविता के हिसाब से प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी और केयरलेस जब रहता है, देखिए प्लीज मतलब फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा पोटासियम, उसके बाद स्टॉप का मतलब हो जाएगा सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, मी मैग्नीशियम। इस तरीके से आपको याद रखने हैं, तभी आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब होता है अपने से जो है ना कमजोर वाले को डिस्प्लेस करना। देखिए यहाँ पे मैंने इतने सारे एग्जांपल्स दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए। आप यहाँ पे देखो बच्चों कॉपर, और यहाँ पे देखिए आयरन। जब हम कॉपर सल्फेट में अगर आयरन अगर मिलाते हैं, तो कॉपर जो है ना आपका कमजोर है। आप इसमें देखिएगा, आप यहाँ पे देखें जो आयरन जो है वो आपको कहाँ नजर आ रहा है, आयरन की बात करें यहाँ पे, और कॉपर कहाँ है, यहाँ। तो ये सबसे ऊपर है, कॉपर जो है ना सबसे पहले, सॉरी आयरन सबसे क्या है, ऊपर है, और कॉपर क्या है, सबसे नीचे है। ये ताकतवर होगा क्योंकि नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कीजिएगा तो ये सबसे पहले आ जाएगा और ये बाद में आएगा। तो ये आपका क्या हुआ, ताकतवर हुआ। तो आयरन ताकतवर है, कॉपर क्या है, कमजोर है। तो आयरन क्या करेगा, इसको हटा देगा, बोलेगा हटो तुम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट और आयरन जब रिएक्ट किया गया, तो यहाँ पे आयरन ताकतवर है,
ये क्या हुआ, आयरन इसमें लग गया, जो कि इसमें आपको दिख रहा है क्या है, कॉपर। कॉपर यहाँ से ये हट जाएगा, हटने के बाद ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी तरीके से सिल्वर की बात करें, जो सिल्वर नाइट्रेट है, और सिल्वर नाइट्रेट को जब हमने कॉपर के साथ किया तो फिर से वही बात, सिल्वर आप देखिए यहाँ पे कहाँ नीचे है, सिल्वर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ। और उसके बाद यह कॉपर, कॉपर कहाँ नजर, जस्ट इसके ऊपर है। मतलब ये तो ऑलरेडी इस तरीके से देखिए, आप कॉपर क्या करेगा, इसको हटा देगा, क्योंकि सिल्वर आपका सबसे नीचे है, तो सिल्वर क्या हो गया, कमजोर, तो कॉपर इसको हटा देगा। बात समझ में आ गया। वही आयरन सल्फेट में अगर जिंक की अगर बात करें, तो जिंक क्या होता है, ताकतवर होता है, तो आयरन, क्योंकि जिंक आप देख सकते हैं ऊपर है, ये है आपका आयरन और ये आपका क्या है, जिंक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आयरन क्या है आपका सबसे ताकतवर है, तो जिंक ताकतवर नहीं। फिलहाल यहाँ पे आयरन और जिंक की बात कर रहे हैं, तो जिंक ताकतवर है, जिंक क्या करेगा, आयरन को हटा देगा, ठीक है, तो आयरन हो जाएगा बाहर। यहाँ पे देखिए लीड और कॉपर, लीड और कॉपर में अगर रिएक्ट करेंगे, कॉपर सल्फेट में अगर लीड को आपने रिएक्ट किया, लीड आपका ताकतवर है तो कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ मैंने और एग्जाम्पल्स लिए, आप इसको समझ सकते हैं। उसके हिसाब से रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वो अपने आप को लिस्ट वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो अपने आप को आगे रखेगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं बच्चों, जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, क्या लिखें, एक्सचेंज ऑफ आयंस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे आपका सिर्फ आयंस का एक्सचेंज किया जाएगा। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे ए और बी लिखिए, ये आपका पॉजिटिव है, सी नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये क्या होता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो ए क्या होगा, ए के साथ डी लगेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, ए और डी मिल गया। फिर यहाँ पे पॉजिटिव सी और बी, तो यहाँ पे देखिए सी और बी लग जाएगा, सी और बी, और यहाँ पे ए और बी, इस तरीके से, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज हो गया आपका आयंस। तो जहां पे आयंस का एक्सचेंज किया जाता है, मतलब पॉजिटिव एक इसमें से पॉजिटिव, इसमें से एक नेगेटिव लेगा, और इसमें से एक नेगेटिव, इसमें से पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा आपस में, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए सोडियम सल्फेट और प्लस में बैरियम सल्फेट लिए हैं। अब सोडियम सल्फेट और बैरियम सल्फेट में जब इसको रिएक्शंस किया गया, रिएक्शंस करने के बाद आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सोडियम सल्फेट तो क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। सोडियम सल्फेट क्या होता है, कलरलेस होता है। और वही अगर हम बात करें बैरियम क्लोराइड का, तो बैरियम क्लोराइड भी क्या होता है, कलरलेस होता है। अब लेकिन देखो बच्चों क्या होगा, ये जो सोडियम है, अब सोडियम क्या होगा, किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो आप एक्सचेंज करेंगे, सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, ठीक है ना, और बैरियम चला जाएगा सल्फेट के साथ, आपस में क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बैरियम सल्फेट अब बन चुका है, और ये वाला जो क्लोरीन था वो किसके साथ जा चुका है, सोडियम के साथ। अब ये क्या बन चुका है, कॉमन कॉमन सॉल्ट, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। जो बेरियम सोलाइड जो बेरियम सल्फेट होगा वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, वो पीपीटी फॉर्म कर जाएगा, वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है ना, वाटर में क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल होता है। ये आपको समझ में आ चुका। उसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर बात करें बच्चों, जैसे लीड नाइट्रेट की बात करें, जब मैं यहाँ पर लीड नाइट्रेट को अगर पोटासियम आयोडाइड के साथ अगर रिएक्ट करूंगा, तो क्या होगा, ये आपको एक्सचेंज कर लेगा। ये मतलब पोटासियम जो नजर आ रहा है, ये पोटासियम क्या करेगा, नाइट्रेट नाइट्रेट के साथ चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो पोटासियम है वो किसके साथ चला जाएगा, तो नाइट्रेट के साथ। और ये जो आयोडीन है, जो कि आयोडाइड की बात करें, वो चला जाएगा लीड के साथ, ठीक है। तो बन जाएगा यहाँ पे आपका लीड आयोडाइड प्लस से बन जाएगा पोटासियम नाइट्रेट। और ये जो होता है बच्चों, ये येलो कलर का होता है, और येलो कलर होने के बाद ये एक पीपीटी फॉर्म कर देता है, ठीक है, ये एक आपका पीपीटी फॉर्म कर देगा, मतलब ये प्रिसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो ये भी एक तरीके से आपका कौन सा रिएक्शंस में आएगा, तो ये भी आपका आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस रिएक्शन को कहेंगे जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, चार्जेज होता है, उसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है बच्चों। आगे अगर हम बात करें इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें कुछ और भी बात आपको समझना है, जैसे हीट इन रिएक्शन। अब हीट इन रिएक्शन किसको कहेंगे, तो बोला जा रहा है यहाँ पे हीट, जैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, यही आपको हीट इन रिएक्शंस की बात एक चलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं,
अब कोई भी हमने यहाँ पे अगर रिएक्टेंट लिया, सब्सटेंसेस लिया, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका ग्लूकोज, अब ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के साथ अगर यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के यहाँ पे आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में निकल के आ जाएगा वाटर, और साथ में क्या रिलीज करेगा, हीट। तो आप इसको क्या कहेंगे, हीट लगा। मतलब ये जहां पे रिलीज किया जाता है हीट को, जहां पे हीट को रिलीज किया जाता है, जहां पे हीट को क्या किया जाएगा, रिलीज, उसको आप क्या कहेंगे बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहां पे हीट को किया जाएगा रिलीज, उसको आप क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह काम कर रहा है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेज, कोई भी अगर नेचुरल गैसेज अगर जल रहा है, जैसे सीएनजी की अगर बात कर लेते हैं, अगर जल रहा है तो वो भी उसमें क्या लग रहा है, हीट रिएक्शन में चला जाएगा। मीथेन, अगर आप मीथेन को अगर ऑक्सीजन के साथ अगर आप रिएक्ट करते हो तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, हीट। इसको आप क्या कहेंगे, जब रिलीज अगर हो रहा है आपका हीट तो आप कहेंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स इनटू कंपोस्ट, ये भी एक तरीके से आपका माना जाएगा आपका हीट इन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड साथ में यहाँ पे आपका हो गया वाटर, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट रिलीज करा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ये तो हुआ आपका रिलीज करने का। वही अगर मैं यहाँ पे कहूँ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आप किसको कह सकते हैं, जहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको कहेंगे बच्चों जहां पे हीट को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, लिया जाएगा। ठीक है ना, जहां पे अगर लिया जाता है उसको आप कहेंगे यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, हीट एंड कूल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई कंपाउंड्स है उसमें अगर हीट दिया जाएगा, ठीक है ना, तो हीट देने के बाद यहाँ पे अगर ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब आपको एंडोथर्मिक रिएक्शंस याद रखना है जिसमें आपको हीट को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट में बताएं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में कौन कौन सा आपका कंपाउंड आ सकता है। मैंने यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मैंने एग्जांपल्स लिया, आपके लिए मैंने यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मैंने एग्जांपल्स नहीं लिया, आपको बताना है। चलिए बच्चा, अब वन ऑफ द मोस्ट अगर बात करें, वन ऑफ द मोस्ट जो टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इससे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं, जो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो बच्चों इसमें सिर्फ हम लोग को जो है ना दो ही बात समझना है, फिलहाल मैंने यहाँ पे तीन बात लिख दिया है। जैसे ऑक्सीडेशन, आप ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, तो ऑक्सीडेशन आप कह सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। जिस भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन का अगर हो रहा होगा गेन, तो आप उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसको कहेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जिस भी कंपाउंड्स में से अगर ऑक्सीजन का अगर लॉस हो रहा होगा उसको आप क्या कह सकते हैं, रिडक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन का आप क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहते हैं, रिडक्शन। बाकी बात ये आपको सिर्फ याद कर लेने हैं, इससे आपको कोई काम नहीं पढ़ने वाला 10th क्लास में। आपको ये दो जो है ना मेन बातें हैं आपको समझना है। अगर गेन हो रहा है ऑक्सीजन तो अब हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और लॉस हो रहा है ऑक्सीजन तो हो जाएगा रिडक्शन, और लॉस हो रहा है हाइड्रोजन तो आप उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ चुका है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स क्या मैंने लिया यहाँ पे, जैसे आपको आयरन दिख रहा है, आयरन में यहाँ पे कोई ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन जैसे ही आप टर्न करके उधर देखोगे, मतलब रिएक्टेंट से उधर साइड, जो रिएक्टेंट है एक तरफ क्या प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट में आपको चेक करना है, जो दिखेगा क्या वैसा उसमें प्रोडक्ट में है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या नहीं है, क्या उसमें बदलाव आया है, और जो बदलाव अगर आ जाता है बच्चों वही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं और यहाँ पे है, मतलब ये माना जाएगा ऐड हो चुका है ऑक्सीजन। अगर ऐड हो चुका है या गेन कर चुका है तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बहुत ही सिंपल तरीका चेक करने का। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन, लेकिन जब उधर देख रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ये आयरन भी जुड़ चुका है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं। अच्छा ये देखिए रिडक्शन हो चुका है, रिडक्शन किसको बोल सकते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का। यहाँ पे रिडक्शन
उसको बोलेंगे जहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ठीक है बच्चों, ये वाटर के साथ किया जा रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 मतलब लॉस हुआ है, लॉस तो हुआ है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं रिडक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आप देखिए कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ऑक्सीजन नजर आ रहा है, लेकिन आप यहाँ देखो प्रोडक्ट के साथ क्या ऑक्सीजन नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। मतलब क्या हो चुका है, ऑक्सीजन यहाँ से हट चुका है। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन इस तरफ देख रहे हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ, अगर ऑक्सीजन की अगर बात कहें तो क्या कहेंगे उसको, रिडक्शन कहेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, लेकिन जब हम लोग रिएक्टेंट वाले बात देखते हैं फिर उसके प्रोडक्ट में देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, और उसमें अगर देखा जाए तो क्या ऑक्सीजन भी है। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर अगर ऐड किए, गेन ऑफ अगर ऑक्सीजन हुआ तो आप इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। मतलब जहां पे भी अगर आपको नजर आए रिएक्टेंट वाले में जो चीजें नजर आता है, ठीक है ना, उधर बाद वाले में देखते हैं उसमें कुछ चेंजेस है, तो क्या चेंज है, क्या पहले ऑक्सीजन था तो ठीक है, अब बाद में देखिए इसमें ऑक्सीजन है, अब बाद में नजर नहीं आ रहा इस कॉपर के साथ, मतलब यहाँ पे क्या हो चुका है, रिडक्शन। वही अगर हाइड्रोजन में देखें यहाँ पे कोई ऑक्सीजन है नहीं है, तो इसमें हो चुका है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो चुका है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है आयरन ऑक्साइड की बात करें, तो जैसे यहाँ पे आयरन का अगर बात करें टेट्रा ऑक्साइड यहाँ पे नजर आ रहा है, तो आप ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 4 गो और यहाँ पे ऑक्सीजन है ये नहीं, तो अगर ऑक्सीजन इसमें नजर आ रहा है, फिलहाल तो ये कंपाउंड क्या है नहीं उस पर ध्यान नहीं दीजिए, आप ये ध्यान दीजिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 गो। तो रिएक्टेंट से पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा ऑक्सीजन यहाँ पे 4 गो है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं इसके प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ये है ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें क्या हो चुका है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। वही अगर बात करें बच्चे, यहाँ पे हाइड्रोजन है और उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो चुका है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। ये आपको समझ में आ चुका है। तो आई होप आपको ये 2 लाइन जो है, दो लाइन जो आप बात कर रहे हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर गेन ऑफ जहां पर ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीडेशन होगा, लॉस अगर हो गया तो अगर ऑक्सीजन तो आप रिडक्शन बोलेंगे, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर हुआ तो ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो रिडक्शन। ठीक है, बाकी पर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेके इतना बताया। चलिए बच्चों आगे समझते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अभी मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात बोला, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ बातें आपको समझना पड़ेगा। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स, जहां पे भी आपको ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, उसी को आप क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। जहां पे भी आपको अगर हो रहा होगा ऑक्सीडेशन और जहां पे भी हो रहा होगा रिडक्शन, तो आप उस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर के बाद बताते हैं, यहाँ देख सकते हैं कॉपर है, बिल्कुल है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, बिल्कुल ऑक्सीजन है। तो जो कॉपर है आपको कैसा नजर आ रहा है, रेडिश ब्राउन। जैसे इसमें हीट लगा, हीट लगने के बाद ऑक्सीजन इसमें ऐड हो चुका है जो कि ब्लैक कलर का हो चुका है, ठीक है ना। मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, तो गेन ऑफ अगर आपसे पूछा जाए, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन को मैंने ऐड करा, गेन करा, तो उसको आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो चुका है ऑक्सीडेशन इसके साथ। ठीक, अब ये आपको कलर याद रखना है, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, जैसे हीट लगा, हीट लगने के बाद यहाँ पे ब्लैक कलर का हो चुका है। अब इसको फर्दर अगर मैं यहाँ पे लेकर आऊं, इसको हीट डालूं, कॉपर ऑक्साइड को अगर फिर से अगर हीट यहाँ पे अगर दिया जाए जो कि ब्लैक कलर का वहां पे है, और हाइड्रोजन गैस के साथ अगर मान लीजिए इसको मिला के फिर हीट दिया जाता है, तो कॉपर और साथ में निकल कर आता है आपका वाटर, जो कि रेडिश या ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। आप यहाँ पे अपने बुक में देख सकते हैं, जो चना डिश कंटेनिंग है। कॉपर पाउडर यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में नजर आएगा, वायर ग्रेजुअल लगा हुआ है जो कि हीट को आगे बढ़ाता है, ट्राइपोड लगा हुआ है जिसपे ये रखा हुआ है, और ये बर्नर दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन गैस के साथ इसको क्या किया, हिट दिया गया, तो जो रेडिश ब्राउन कलर का ये फॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका है, तो यहाँ पे जैसे अगर ऑक्सीजन का अगर रिमूवल होता है, मतलब लॉस ऑफ अगर ऑक्सीजन होता है, तो आप इसको क्या कहेंगे बच्चों, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ में आ गया। अब हुआ ये कहानी, अब है कोरिजन।
कोरिजेंस अगर बात करें इसको रस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो बोला गया कोरिजेंस इज द अटैक ऑन द मेटल विच इज रिजल्ट ऑफ केमिकल्स reactions between the metals and surrounding environment. These substances may be moisture, acidic, ऑक्सीजन के साथ हो सकता है। देखिए बच्चों इसको सिंपल शब्द में ये कहेंगे, कोरिजेंस का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर आप नया प्रोडक्ट अगर लेते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नया ताला नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब इस ताला में क्या नजर आ रहा है, जैसे ही यहाँ पे वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ, ठीक है ना, और एसिड, ऑक्सीजन, ये सब मिलने के बाद इसका कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, मतलब इसमें जंग लग चुका है, ठीक है ना, रस्ट हो चुका है, ठीक है। उसी का आप क्या कहेंगे, कोरिजेंस बोलेंगे। So कोरिजेंस इज द अटैक ऑन मेटल, मेटल पे ही अटैक कर रहा है, विच इज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि ये जो आपको दिख रहा है ये केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। और यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है बिटवीन द मेटल्स एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, जो भी, अच्छा जो सराउंडिंग में बात करें, जो एनवायरनमेंट में है, जो भी आपका नजर आ रहा है, पानी, ठीक है ना, थोड़ा सा हवा, ये सब भी होना चाहिए। जब ये हवा, पानी, बरसात, ये सारी चीज अगर लग रहा है और वो मेटल्स वाले चीज में, तो आप कहेंगे वहां पे क्या हो चुका है, कोरिजेंस हो चुका है, मतलब वो रस्टिंग हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आयरन, ऑक्सीजन, वाटर, और फिर यहाँ पे आपको जो है ना थोड़ा सा इन्वायरमेंट का मॉइस्चर्स पड़ा, पड़ने के बाद ये हाइड्रेटेड आयरन बन चुका है, थर्ड वाला आयरन बन चुका है और ये रस्टिंग हो चुका है। यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान रखना है, जो कोरिजेंस को हम लोग जो है ना बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हो चुका है, ठीक है ना। कोरिजेंस किसका एग्जांपल्स होगा, तो ऑक्सीडेशंस का। कोरिजेंस जो होता है वो ऑक्सीडेशंस का एग्जांपल्स है, आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अब है बच्चों रेनिसिडिटी। तो रेनिसिडिटी क्या होता है, जैसे आप पैकेट वाले, आप कोई भी अगर आप प्रोडक्ट लेते हो, चाहे चिप्स की बात करें या एयर टाइट वाले कुछ भी चीजें हैं, ठीक है ना, जो कि बंद डब्बा में है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि वो बच सके, उसमें किसी तरीके से फंगस, बैक्टीरिया, बदबूदार चीजें ना कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एयर टाइट करके रखते हैं। तो बोला गया यहाँ पे जो रेंसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर लाइट या मॉइस्चर्स और बैक्टीरियल एक्शंस रिजल्टिंग इन अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर, मतलब सुगंध में, ठीक है ना, खराब हो जाता है, ठीक है। तो जितना भी आप देखते हैं कंटेनर में होता है, पैकेट वाले चीजें हैं, ताकि वो खराब ना हो, इसीलिए उसमें अगर कहें तो नाइट्रोजन गैसेस भर के रखा जाता है। कौन सा गैसेस, नाइट्रोजन। जैसे आप चिप्स की बात करते हैं, ठीक है ना, कुरकुरे की बात करते हैं, ये सब में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भर के रखा जाता है कि वो जल्दी खराब ना हो। जैसे आप पिकल्स की बात करें, तो पिकल्स को क्या किया जाता है, धूप में सुखाया जाता है, तेल डाला जाता है, क्यों, ताकि वो खराब ना हो। तो इसमें आप यही समझ सकते हैं, जो ऑक्सीडेशन हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब खराब हो जाता है। तो बोला गया व्हेन अ बटर इज कीप ओपन अ लॉन्ग टाइम दैट इज स्मेल एंड टेस्ट गेट्स चेंज, है कि नहीं। आप बटर को अगर मान लीजिए खुली जगह पर आप रख देंगे तो क्या होगा, पूरे तरीके से बदबूदार हो जाएगा। व्हेन अ चिप्स पैक इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक व्हिच इज रिजल्ट इन चेंज इन टेस्ट एंड ऑर्डर्स। आप खुले अगर मान लीजिए आप चिप्स को रख दीजिएगा, जैसे देखते हैं मार्केट में कोई भी जाता है तो बोलता है हम इसमें एयर टाइट है कि नहीं, अगर एयर टाइट है मतलब खाली हो चुका है तो आपका अंदर में खराब हो चुका रहता है, ठीक है। स्पॉइलिंग वेजिटेबल्स व्हेन एक्सपोज एयर फॉर लॉन्ग टाइम। अब बहुत देर तक अगर मान लीजिए बहुत दिनों तक अगर एयर में रख दीजिएगा, हवादार जगह पर रख दीजिएगा सब्जी को, कोई सी चीजें जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसको लॉन्ग टर्म रख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसमें हो जाएगा रेसिडिटी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ चुका है रेसिडिटी क्या होता है। तो एक तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी बोल सकते हैं। अब देखिए कोरिजेंस और रेसिडिटी में क्या फर्क है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कोरिजेंस के लिए द ट्रांसिंग ऑफ द मेटल्स बाय द अटैक ऑफ मॉइस्चर्स एंड एसिड इन द एयर इज कॉल्ड कोरिजेंस, जो कि मैंने बता दिया पहले ही। रेनिसिडिटी क्या होता है बच्चों, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड गेट ऑक्सीडाइज द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द फूड चेंज, दिस इज कॉल्ड रेनिसिडिटी। मतलब फूड क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऑक्सीडाइज अगर हो गया तो आप समझ लीजिए वहां पे यही हो। बच्चों एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा एजेंट के बारे में, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही जरूरी है। आपको एक बात ये ध्यान रखना है, जैसे आप ये ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, ठीक है ना, और आपको रिडक्शन समझ में आ गया, तो एजेंट किसको बोलेंगे, तो आप एजेंट बोलेंगे जिसका अगर ऑक्सीडेशन होता है, जिसका भी अगर ऑक्सीडेशन होता है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं ये ऑक्सीडेशन हो रहा है,
अगर मान लीजिए इसका अगर ऑक्सीडेशन अगर हो रहा होता है, वो बनेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन क्या बनेगा? रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। आप ध्यान समझिएगा हम क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बातें छूट गया, मैंने पता चला ये जो ऑक्सीडेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, जहां पे भी अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन अगर होगा, जहां पे भी अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन होगा, आप उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। आप उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जहां पे भी हम बोल रहे हैं जिसका होगा ऑक्सीडेशन, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वही आपका बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, ठीक है बच्चों। और जहां पे होगा या जिसका भी होगा, जिसका भी होगा आपका रिडक्शन, जिसका भी होगा आपका रिडक्शंस, वहां पे उसका होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका मतलब ये बन जाएगा आपका, जहां पे भी अगर हो रहा है रिडक्शन, जहां पे भी अगर होगा रिडक्शन, तो वो बनेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो आपको ध्यान रखना, वो आपको ध्यान रखना है, वो बनेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। याद रहेगा ना मैंने क्या बोला? जहां हो रहा होता है ऑक्सीडेशन, जो होगा आपका ऑक्सीडेशन वो बनेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Fe को आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और वही अगर मान लीजिए यहाँ पे जहां पे अगर हो रहा होता है रिडक्शन, जहां पे हो रहा होगा आपका रिडक्शंस, वो बनेगा आपका क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहां पे बन रहा होगा रिडक्शंस वो बनेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहां पे हो रहा होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन वो बनेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको याद होने चाहिए। बाकी बात आपकी ऑक्सीडेशन समझ में आ चुका है, रिडक्शन समझ में आ चुका है, लेकिन ये एजेंट वाली बात है, ये एजेंट वाली बात हमेशा ध्यान समझिएगा, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो बनेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, वो क्या बनेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका होगा आपका रिडक्शंस, जिसका होगा आपका रिडक्शंस वो आपका होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ चुका है, ये थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया था, ये भी आपको समझ में आ चुका है, रेसिडिटी हो गया। अब यहाँ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको लास्ट में कुछ बात मैंने बताना है। देखिए फिजिकल चेंज आप किसको कह सकते हैं बच्चों? जहां पे कोई नया सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होता है। लेकिन वही केमिकल चेंज में अगर कहें तो नया सब्सटेंसेस फॉर्म होगा। फिजिकल चेंज क्या होता है? जहां पे रिवर्स आराम से हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंज में कोई रिवर्स नहीं होता है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जैसे आपको पता है वाटर का जो तीनों फॉर्म है, गैसेस से लिक्विड फॉर्म होना, लिक्विड से अगर बात करें सॉलिड फॉर्म होना, तो एक तरीके से फिजिकल चेंज में आ जाएगा। वही अगर आप केमिकल चेंज की अगर बात करें, अगर पेपर को अगर आप जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, तो जलाने के बाद आपको वो नजर नहीं आएगा, इसका मतलब ये हुआ वो केमिकल चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको यहाँ पे जो भी मैंने बात आपको बोले हैं वो फटाफट एक तरीके से अगर कहें तो आपको रिविजन के हिसाब से था, मैंने डिटेल में उतना बातें नहीं किया। आई होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको समझ में आ गया होगा, या आपको कहीं भी अगर कंफ्यूजन हुआ होगा जहां पे हमने आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हो, तो प्लीज आप हमें कमेंट करें, मैं आपको फिर से दोबारा सेपरेट वीडियो बना के आपको दूंगा। थैंक यू।